हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ लूसेंट रिवीजन सीरीज में। इस लूसेंट रिवीजन सीरीज में हम पूरी लूसेंट कवर करने वाले हैं और अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं हर एक चीज आपको याद कराते हुए चल रही हूँ। अगर ये आपका पहला लेक्चर है तो आप आज से ही समझ जाएंगे कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं, हमारी टेक्निक कैसे होती है। और आप स्टार्टिंग से जरूर शुरुआत करें पहले लेक्चर से, क्योंकि आपको एक कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि चीजें कहाँ पे कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, इतिहास में आपको बहुत सारी चीजें इसलिए भी याद नहीं होती हैं क्योंकि आप कभी एक दूसरे से रिलेट करके नहीं पढ़ते हैं। हमने अभी कैसे किया है, हमने चाहे आधुनिक भारत की बात करें, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम एंशियंट की बात करें, प्राचीन की बात करें, हम हर चीज को एक दूसरे के साथ समझकर, कारण के साथ कि वो किस कारण से घटित हुई वो घटना, सारी चीजें एक साथ समझते हुए पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज समझ में आएगी। और जो डर रहता है जीएस को लेके, हिस्ट्री को लेके और सारे सब्जेक्ट को लेके, वो एकदम से आपके दिमाग में हट जाएगा। आपको क्या करना है, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ कंटिन्यू लेक्चर लेने हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इतिहास का, या हम प्राचीन इतिहास का बताएं। प्राचीन इतिहास का ये 38 लेक्चर है। इसके पहले 37 लेक्चर हो चुके हैं। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो पहले लेक्चर से जरूर शुरुआत करें। लूसेंट का हमने पेज बाय पेज मतलब एक एक पेज, एक एक जो पॉइंट है वो कवर किया हुआ है, जिससे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब मिले और आप याद करते चले। ठीक है, प्राचीन इतिहास की हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा लूसेंट, मतलब हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो उसके बाद आपका एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा। ये कहाँ पर होगा, ये ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में भी मैं पिन करवा दूंगी। आपको एप्लीकेशन अभी से डाउनलोड करके क्यों रखना है, क्योंकि आपको फिर उस टाइम पे जब भी टेस्ट होगा तो नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5000 का इनाम, सेकंड रैंक वाले को 2500 का और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। ऑनलाइन होगा आपका टेस्ट, तो आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आने वाले टाइम पे हमारे जितने भी लेक्चर हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो ब्राह्मी एसएससी एग्जाम, ये आपका एक चैनल है। हमारा जो चैनल है लूसेंट रिवीजन से रिलेटेड, वहां पे एमसीक्यूज आपको मिलेंगी, मैराथन मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको ब्राह्मी एसएससी एग्जाम वाले चैनल में ये सारी चीजें मिलेंगी, तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वहां पे हम लाइव पढ़ाएंगे, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा कि आप सब लाइव ऐड होके पढ़ सकते हैं मेरे साथ। इसके अलावा आपको सारे के सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम ब्राह्मी एकेडमी के नाम से आपको मिलेगा, ब्राह्मी एकेडमी, ठीक है, इसके नाम से मिलेगा। इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, नीचे जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम में सारी पीडीएफ मिलेंगी। याद रखिएगा, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं उसकी मैंने वहां पे पीडीएफ अपलोड कर दी है। अब ऊपर देखेंगे पिन वाला जो सेक्शन होता है, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। हम कर रहे हैं एंशियंट इतिहास, आपका जो प्राचीन इतिहास है उसको पढ़ रहे थे। यहां तक हमने मैक्सिमम चीजें कर ली हैं, है ना। शुरुआती दौर से बात करें आदि मानव के टाइम से, फिर उसके बाद कैसे हड़प्पा आता है, हड़प्पा के बाद वैदिक काल आया, उसके बाद महाजनपद आया, मौर्य आए, उत्तर मौर्य काल आया, फिर उसके बाद बीच में आप देखेंगे गुप्त आए, फिर उत्तर गुप्त आया, फिर उसके बाद छोटे छोटे आपके जो राजा हैं वो आए। अब हम बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं, है ना। ये आपके ऐसा मान लीजिए कि आपका जो 40th लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा प्राचीन भारत का। एंशियंट इंडिया जो है वो आपका 40 लेक्चर का है टोटल, ये हमारा 38 चल रहा है, 2 और लेक्चर आपके बचे हैं। आपका प्राचीन भारत वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। जो हम ये पोर्शन कर रहे हैं सबसे लास्ट वाले पेज में, मतलब जब आपका मध्यकालीन चालू होता है तो मध्यकालीन स्टार्ट करने की जस्ट पहले आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं, वहां पे वंश मिलते हैं, है ना। आप देखेंगे यादव हो गया, होसल हो गया, साउथ में बहुत सारे हो गए, और छोटे छोटे राजपूत वंश मिलते हैं बहुत सारे। तो आपको क्या करना है, बस उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है। जब हम मध्यकालीन पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से क्या होता है, रामचंद्र का यहाँ पे युद्ध होता है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति से होता है, और रामचंद्र यहाँ पे आत्मसमर्पण कर देता है।
तो जो बीच बीच में आपको नाम मिलते हैं, अब क्या होगा, हमारे यहाँ जो मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो आप राजा पढ़ेंगे और उनके साथ साथ कुछ और आप राजवंश पढ़ेंगे, वो उस टाइम पे पढ़ेंगे जब आपका मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट होता है और भारत में पूरे जगह, मतलब हम यहाँ पे पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ पे कोई भी ऐसा एक शक्तिशाली शासक नहीं रहता है या शक्तिशाली साम्राज्य नहीं रहता है जो पूरा का पूरा क्या करके रखे, उसको होल्ड करके रखे, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, जब हमारे यहाँ क्या होने लग जाएंगे, आक्रमण होने लग जाएंगे बाहर से, तो बाहर वाले आक्रमणकारी जो होंगे, आपके जो मुस्लिम्स होंगे, उनको यहाँ के जो छोटे छोटे आपके राजा हैं, इनको हराना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, आपस में एक साथ आके कभी लड़ाई नहीं करेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। और ये जो बाहर वाले हैं वो ज्यादा आर्मी लेकर आते हैं। तो आप देखेंगे चाहे वो आपका गजनवी हो, गौरी हो, ये सब एक एक करके इलाका जो है वो जीत लेते हैं, मतलब राजाओं को हराते हैं, लूटपाट करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण बढ़ते हैं और जो आपके राजा हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, इसलिए वो हार भी जाते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे ये भी मिलेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र वंश आपको दिखने लग जाएंगे। जैसे हमने देखा, गुप्त बहुत बड़ा इलाका कैप्चर करके रखते हैं, मौर्य बहुत बड़ा इलाका कैप्चर करके रखते हैं। उसके अलावा अभी हमने चालुक्य भी देखा, पल्लव देखा, इधर जो हर्ष वाला टाइम था, हर्षवर्धन वंश जो था, उसके बारे में भी देखा। तो उस टाइम पे बड़े इलाके जो थे, जहां बहुत बड़े इलाके पे एक राजा जो है शासन कर रहा होता था। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे राजवंश आ रहे हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते थे और इस वजह से बाहर वाले जो है उस चीज का फायदा उठा लेते थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ आपको बैकग्राउंड में, जिससे आपको बस ये पता चले कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि किस वाले इलाके में कौन सा शासक होता था, ठीक है। जैसे हम बात करें यादव वंश की, यादव वंश जो है आपको भिल्लम प्रथम, यहाँ पे एक दो जो पेजेस हैं, यहाँ ऐसा मानिए ये आपका साउथ वाला इलाका है, ठीक है, साउथ में आपका था ये यादव वंश। यहाँ पे आपको ऐसा याद रखना है कि ज्यादा याद भी नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि संस्थापक याद करना है या राजधानी याद करना है, प्रतापी शासक कौन था ये याद करना है। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्स है जहां पे लास्ट के लूसेंट के जो 2 पेजेस हैं मध्यकालीन के पहले, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन रामचंद्र के बारे में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे रामचंद्र जी हैं उनका नाम आपको तब मिलेगा जब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो साउथ की तरफ बढ़ेगा, और वहां पे मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी शासक जो है आपका रहता है, वो पहला शासक रहता है जो सोचता है कि हम दक्षिण की तरफ भी जाएं, है ना। लेकिन यहाँ पे इसका एक बिल्कुल दिमाग क्लियर रहता है कि हमें वहां जाके कब्जा नहीं करना है, जाना है, हराना है, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा हो सके, खजाना हो सके, लेना है और वापस चले आना है। तो उसमें एक आपको नाम मिलता है रामचंद्र का, जो यादव वंश का था, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति से हार जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है, और फिर ये रहता है कि चलो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण भारत तक पहुंच गया था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका होयसल। आप चाहें तो ये याद कर लें कि भिल्लम प्रथम जो था वो उसकी स्थापना की थी, राजधानी जो थी देवगिरी थी। अच्छा, राजधानी जरूर याद रखिएगा, यादव वंश की राजधानी क्या थी, देवगिरी थी। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, अभी आप पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ये सारे जो नाम है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब हम मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अभी बस सुनते चलना है थोड़ा सा। यहाँ पे आपको मिलेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो राजा, मतलब उसकी राजधानी रहती है दिल्ली, लेकिन उसको लगता है कि यार दिल्ली में ना हमला बहुत आराम से चल कर देते हैं लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली कहाँ पड़ेगा, यहीं पे ऊपर ही पड़ता है, और यहाँ से हमला बहुत आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो उसने बोला कि नहीं, चलो दिल्ली में नहीं, हम राजधानी अपनी दूर कर देते हैं, हमारी राजधानी वहीं नहीं रहेगी, हम वहां नहीं रहेंगे, तो ऊपर हमला करते रहो तुम, हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो दिल्ली से साउथ वाले इलाके में देवगिरी, जिसका नाम बदल दिया जाता है, वो बदल देता है, देवगिरी शिफ्ट कर देता है वो राजधानी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं उसके बारे में। अभी आपको इसलिए याद रखना है, राजधानी यादव वंश के, एक तो रामचंद्र के बारे में पढ़ना है, दूसरा राजधानी जो थी वो देवगिरी थी, ये याद रखना है। दोनों फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए मैंने बताया संस्थापक कौन था, भिल्लम प्रथम, ये भिल्लम पंचम। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर दें। देवगिरी राजधानी याद रखिएगा, रामचंद्र याद रखिएगा। किससे रिलेटेड था? यादव वंश से रिलेटेड था। फिर आता है आपका होयसल। होयसल वंश जो है स्थापना विष्णुवर्धन जी ने की थी, आप चाहें तो इसको स्किप कर दें। राजधानी जरूर याद रखिएगा, द्वार समुद्र, आधुनिक हेलीविड। यहीं पे बाद में आपको क्या मिलेगा? विजयनगर साम्राज्य मिलेगा। तो ये आपका ये भी साउथ वाला इलाका है। यहाँ पे होयसल वंश जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आपको मंदिर काफी अच्छे अच्छे मिलेंगे, आज के टाइम पे भी काफी ज्यादा फेमस है। तो होयसल, होयसल का आप ना होयसल, ओए होए वाला हो जाता है ना, होयसल, ओए होए। तो होयसल जो है राजधानी, अब हम जब समुद्र पे के पास जाते हैं तो ओए होए वाली फीलिंग आती है ना, तो होयसल की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। ठीक है, ओए होए वाली फीलिंग आती है समुद्र के सामने, तो ये हो गया द्वार समुद्र। राजधानी आधुनिक हेलीविड, ये चाहे तो आप याद करें चाहे ना करें, यादव वंश की एक शाखा ही थी आपकी होयसल। ठीक है, इसके अलावा चेन्नाकेशव मंदिर जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको होयसल वंश के अंतर्गत ही मिलेगा, विष्णुवर्धन जी के द्वारा बनवाया गया था। ईयर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस आसपास आप याद रखिएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1117 ईस्वी की, मतलब यहाँ पे अगर हम उत्तर भारत की बात करें, ठीक है, उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे आपका आक्रमण जो है वो चालू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 1117 में मतलब साउथ में आपके कौन है? होयसल वंश है। होयसल वंश में चेन्नाकेशव मंदिर है, विष्णुवर्धन जी ने बनवाया था। ठीक है, अंतिम शासक रहता है बल्लाल तृतीय। ये नाम याद आपको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है मलिक काफूर, साउथ में मलिक काफूर जाता है, तो मलिक काफूर जो है वो हराता है बल्लाल तृतीय को। ठीक है, तो इसलिए ये नाम याद रखना है। रामचंद्र का नाम याद रखना है, यहाँ पे भी आपका मलिक काफूर आया था, अलाउद्दीन का सेनापति, और यहाँ पे भी बल्लाल तृतीय होयसल, यहाँ पे भी आपको कौन मिलेगा? अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर। तो दो चीजें आपको याद रखनी है यादव में भी, पहला क्या? देवगिरी राजधानी, दूसरा रामचंद्र। रामचंद्र के पास भी कौन पहुंचेगा? मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। और उसके बाद आपके होयसल, होयसल की राजधानी ओए होए कब निकलता है? जब हम समुद्र के पास जाते हैं, समुद्र घूमने जाते हैं तो ओए होए निकलता है, तो होयसल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है बल्लाल। अच्छा, बल्लाल तृतीय, बल्लाल का नाम आप कैसे याद रख सकते हैं? बाहुबली में मूवी में रहता है ना वो भल्लाल, भल्लाल देव, तो वैसे आप बल्लाल कर सकते हैं। तो ये आपका भल्लाल तृतीय हो गया या बल्लाल तृतीय हो गया। इसके टाइम पे आपका मलिक काफूर आएगा, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। ठीक है, ये दोनों याद रखनी है। फिर आता है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश आपको मयूर, शर्मन, वनवासी, राजधानी, ज्यादा चीजें मिलती ही नहीं है इसके बारे में, तो आप क्या ही पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? कदम। अब हम कदम की बात करें, कदम या कदम, आपने सुना होगा ना, ये कदम का पेड़ होता है। कदम के पेड़ में जो आपका मयूर है, जो मोर है, वो काफी ज्यादा पसंद करता है कदम का पेड़। मयूर जो है, मोर कहाँ मिलेगा आपको? वन में मिलेगा। तो आप ऐसे कुछ करके रिलेट कर लें। जरूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बने, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, ना ही आपको कह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से याद करना है। बस दिमाग में थोड़ा रहना चाहिए कि कदम का पेड़ मोर को पसंद है, मयूर, मोर, और मोर कहाँ मिलेगा आपको? वन में मिलेगा, तो वनवासी राजधानी हो गई। ठीक है, फिर आता है आपका गंग वंश। अब गंग वंश का क्या है? गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, अगर पूछा भी जाता है तो फिर किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, तुक्का ही मार रहे होंगे सब। राजधानी थी ये कुवकाल, कुवकाल या कोलर। ठीक है, बाल में तलकाड हो गई। तो ये आपको थोड़ा नाम याद रखना है, अलग नाम है आपका गंगवंश। गंगवंश की राजधानी कुवकाल। और जो आपके बाहुबली में रहते हैं ना, वो उनका नाम भी थोड़ा अजीब ही रहता है, किसी वंश के तो वो भी रहते हैं जो अजीब लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आप वो कुवकाल याद कर लीजिएगा। गंगवंश के ऊपर हमला किया था कुवकालों ने, है ना, बाहुबली पे जैसे वो हमला करते हैं सेम वैसे ही गंगवंश पे हमला किया था कुवकालों ने। यहाँ पे जो माधव प्रथम था, इसने एक दत्तक पुत्र पर टीका लिखा था। अब चाहे तो थोड़ा दिमाग में रखें, चाहे तो उसको स्किप कर दें। यहाँ पे फिर आता है आपका काकतीय वंश। काकतीय वंश जो है संस्थापक बीटा प्रथम। ऐसा लग रहा है ना हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, तो बीटा प्रथम जो था, राजधानी नलकोंडा, हैदराबाद में छोटे राज्य का गठन किया, राजधानी थी अम्मकोंड। इनकी प्रतापी राजा जो था, ये काकतीय आपको क्यों याद रखना है? अच्छा, जितने भी हैं मैक्सिमम आपके साउथ वाले ही हैं, है ना, यादव हो गया, होयसल हो गया, इसके अलावा जो हम ये आपका गंग वंश पढ़ रहे हैं, फिर काकतीय पढ़ रहे हैं।
काकतीय इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक राजा मिलेगा गणपति, और इस पे शायद मूवी भी बनी हुई है। यहाँ पे राजधानी क्या थी? वारंगल। वारंगल राजधानी है। शुरू में इसीलिए बताया है कि नलकोंडा हैदराबाद के आसपास इन्होंने स्थापना की थी, राजधानी फिर बनाते हैं वारंगल। और यहाँ पे इनकी पुत्री हुई थी जिनका नाम था रुद्रमा देवी। लेकिन ये अब गणपति जी को क्या चाहिए था? पुत्र चाहिए था, क्योंकि वो शासन कर सके। पुत्री नहीं संभाल पाती है, लेकिन वो बचपन से ही अपनी पुत्री को, मतलब प्रजा जो है वो ऐसे भरोसा रखे अपने राजा पे, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, पुत्र हुआ है। और ये 35 वर्ष तक रुद्रदेव महाराज के नाम से शासन भी करती हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता, और वो इतनी ज्यादा साहसी, निडर, और मतलब ऐसा मानिए कि बहुत अच्छे गुण होते हैं राजा वाले, तो वो महाराज बनके, रुद्रदेव महाराज बनके शासन भी करते हैं 35 वर्ष तक। तो आपको इसलिए याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर ऐसा मान लीजिए कि अगर हम फेमस रानियों की बात करें तो हम रजिया सुल्तान की बात करते हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, लेकिन हम काकतीय वंश, अभी ये कितना पहले की बात है ना, मध्यकालीन चालू होगा, मतलब सबसे पहले अगर हम रानी की बात करें तो रुद्रमा देवी जो थी काकतीय वंश में, उन्होंने 35 वर्ष तक क्या किया था? शासन किया था। तो इनका नाम नहीं आता है, लेकिन आज के टाइम पे आपको भी पता है ऐसे क्वेश्चन ढूंढ कर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। काकतीय वंश से रिलेटेड थी, गणपति पापा का नाम था, रुद्रमा देवी है ना, इनका स्वभाव कैसा था? थोड़ा रुद्र स्वभाव था, इसीलिए वो शासन भी कर पाई। बहुत सॉफ्ट होती, कोमल स्वभाव की होती, तो कोई भी उनको बेवकूफ बना देता है ना। तो याद रखना है, रुद्र स्वभाव वाली थी। इनका अंतिम राजा फिर हो गया प्रताप रुद्र। और ऐसा मतलब आप हमेशा देखेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए गणपति जो राजा है वो बहुत स्ट्रांग है, आसपास का काफी एरिया उन्होंने कैप्चर कर रखा है, लेकिन जैसे ही पता चला कि बेटी हुई है तो ये होता है कि आसपास वाले हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब बेटा इनके तो है नहीं, तो हम कब्जा कर लेते हैं। तो इसलिए ये 35 साल तक क्या करती हैं? शासन करती हैं, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। ठीक है, काकतीय वंश याद रखिएगा। काकतीय रुद्रदेव जी के जो काका थे, काका जी, काका साहब, उन्होंने बोला था कि आप क्या करो? रुद्रदेव महाराज बन के शासन करो। तो काका से याद कर लेंगे आप काकतीय। ठीक है, रुद्र माँ देवी के काका साहब ने बोला था आप शासन करो, तो काकतीय हो जाएगा, रुद्रमा देवी से रिलेटेड। फिर आता है पाल वंश। पाल वंश जो है ये कहाँ वाला है आपका? ये अब बंगाल बिहार वाले हम बात कर रहे हैं एरिया की। ठीक है, बंगाल बिहार वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। पाल वंश जो है, आपने अच्छा है याद होगा अगर हमने त्रिपक्षीय युद्ध की बात की थी, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीन जो है आपस में युद्ध कर रहे होते हैं कन्नौज के लिए। याद है आपको, हमने पढ़ा है कि कन्नौज के लिए, कन्नौज वर्धन वंश जो था उसके टाइम पे फेमस हो जाता है, और इसके लिए तीन लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बारे में हम देख चुके हैं, अभी हमें पाल के बारे में देखना है और गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? तीन लोगों का युद्ध हो रहा होता है, इसलिए हम त्रिपक्षीय संघर्ष देखते हैं। काफी लंबे टाइम तक चलता है। जैसे मान लीजिए प्रतिहार का एक राजा मर गया, राष्ट्रकूट का मर गया, तो जब इनके बेटे आएंगे, उत्तराधिकारी जो आएंगे, वो भी फिर आपस में युद्ध कर रहे होंगे, इसलिए काफी लंबा टाइम ये क्या होता है? युद्ध चलता रहता है। पाल शासक जो है, संस्थापक आपको यहाँ पे याद रखना है, संस्थापक कौन था? गोपाल। 750 ईस्वी, 750 ईस्वी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गोपाल है वो कैसा शासक था? याद रखिएगा, इसका निर्वाचन हुआ था। अगर ऐसा आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसको जनता ने निर्वाचित करके राजा बनाया था, तो आपको नाम याद रखना है गोपाल का। इस वाले बंगाल बिहार वाले इलाके में बहुत ही अशांति फैली हुई थी, तो फिर क्या होता है? यहाँ पे गोपाल को निर्वाचन के द्वारा राजा बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, निर्वाचित था आपको गोपाल। 750 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। राजधानी थी आपकी मुंगेर। ठीक है, फिर यहाँ पे उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप देखेंगे कि पाल वंश ने, याद रखिएगा, पाल वंश ने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे काम किए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के टाइम पे बन जाता है। फिर हम देखते हैं उदांतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा जैसे ही काफी इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय रहता है, वो कौन बनाएगा? गोपाल बनाएगा। ठीक है,
गोपाल को आप चाहे तो कृष्ण भगवान से याद कर लें, गोपाल से ही याद करते। गोपाल हमारा जो है, हमारे गोपाल जी क्या करते हैं, उदांतपुरी, ठीक है, उदांतपुरी विश्वविद्यालय बनवाते हैं। उसके अलावा इनका निर्वाचन होता है, फिर शासक बनते हैं। महान राजा था धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो विश्वविद्यालय थे, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे, ऐसे मान लीजिए कि फेमस थे, वहां हर चीज की शिक्षा दी जाती थी, स्पेशली आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो विक्रमशिला, उदांतपुरी, नालंदा, ये सब बहुत फेमस थे। तो नालंदा आपके किसके टाइम पे है, कुमारगुप्त के टाइम पे। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको मिलेगा कुमारगुप्त, मतलब ये गुप्त काल में बन गया और धीरे धीरे काफी फेमस हो गया। फिर पाल वंश आता है। पाल में गोपाल जो है उदांतपुरी बनवाएंगे, उदांतपुरी विश्वविद्यालय। और उसके बाद आपके जो धर्मपाल आएंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाएंगे, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसके अलावा सोमपुर महाविहार का भी निर्माण करवाएंगे। मतलब विहार हो गया, चैत्य हो गया, ये सब आप बौद्ध धर्म से संबंधित देखेंगे कि उनसे रिलेटेड है ना, पूजा पाठ करने के लिए, रहने के लिए भिक्षुओं के। तो हम विहार बनवाया करते थे। तो महाविहार जो है कौन बनवाएगा, धर्मपाल। बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए धर्मपाल क्या करेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाएगा, सोमपुर महाविहार बनवाएगा। उसके अलावा त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाला कौन था, धर्मपाल। अब उसको लगा ये मेरा धर्म है कि मैं उस संघर्ष में भाग लूं, तो धर्म को आपको रिलेट करके चलना है त्रिपक्षीय संघर्ष से, सोमपुर महाविहार से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। गोपाल, हमारा जो गोपाल है वो किससे रिलेटेड है, उदांतपुरी विश्वविद्यालय। उदांतपुरी का आप उदंतपुरी या उदांतपुरी किससे रिलेट कर सकते हैं, दांत से भी कर सकते हैं कि हमारा जो गोपाल है जब वो विश्वविद्यालय जाता है तो क्या करता है, काफी दांत निकालते हुए जाता है। उसको मजा आती है कि कॉलेज जा रहे हैं, मस्ती करेंगे। अब तो विश्वविद्यालय जाएगा, जब कॉलेज जाएगा तो कैसे जाएगा, दांत निकालते हुए जाएगा। कौन, गोपाल। जो हमारा धर्मपाल है, धर्म की बातें करता है, तो उसमें नाम आपको विक्रमशिला मिलेगा और सोमपुर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उदांतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण जो है वो करवाया था देवपाल ने। मतलब बौद्ध मठ जो है वो बनवाया किसमें, उदांतपुरी विश्वविद्यालय था, वहां एक बौद्ध मठ बनवाया किसने, देवपाल में, ठीक है। तो यहाँ वैसे भी आपको जैसे पाल नाम मिलेगा, गोपाल में गो हटाएंगे तो पाल हो गया, यहाँ पे देवपाल, धर्मपाल में पाल लगाए, तो सबके नाम में पाल लगा हुआ है। हम पाल वंश इसीलिए बोल भी रहे हैं, ठीक है। धर्मपाल ने अच्छे काम किए, विक्रमशिला, सोमपुर, उदांतपुरी किसका है, गोपाल का, गोपाल जाता है दांत निकालते हुए, उदंतपुरी, उदांतपुरी, ठीक है, ये याद रखना है। फिर आता है जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव। अभी जावा कहाँ है, इंडोनेशिया वाला इलाका है, ठीक है, जावा सुमात्रा। तो वहां के शासक थे बालपुत्र देव। उन्होंने अनुरोध किससे किया, देवपाल से। तो आप ऐसा करिए, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव उन्हें दान में दिए कि ठीक है आप बौद्ध विहार वहां पे बनवा लो। तो ये जो आपका बिहार वाला इलाका था, वहां पे आप देखेंगे पहले से नालंदा विश्वविद्यालय है, तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, काफी लोग बाहर से वहां पढ़ने भी आ रहे हैं। आप वेनसांग देखेंगे, हर्षवर्धन के टाइम पे आता है, काफी लंबे टाइम तक रहता भी है नालंदा में, शिक्षा भी लेता है, फिर चला जाता है। उसके अलावा जब पाल वंश आएगा तो पाल देखेगा कि यार नालंदा विश्वविद्यालय बस क्यों, और सारे विश्वविद्यालय बनवा देते हैं। तो उदंतपुरी हो गया, विक्रमशिला हो गया, तो 2 और विश्वविद्यालय बनवाता है। अब आप देखेंगे कि इतना ज्यादा प्रचार प्रसार इस टाइम पे हो रहा है बौद्ध धर्म का कि जावा, इंडोनेशिया, विदेशी जो आपका शासक है वो कह रहा है कि हमें थोड़ा एरिया दे दो जिससे हम वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध विहार बनवा लें। तो दूर दूर तक काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था बौद्ध धर्म का। और पाल वंश के टाइम पे काफी ज्यादा प्रमोशन हुआ था, है ना, बहुत दूर से लोग क्या कर रहे थे, प्रमोट करने के लिए देवपाल से या पाल वंश के जो शासक थे उनसे बात कर रहे थे। तो यहाँ आपको ये जानने के लिए मिलेगा, ये कभी नहीं पूछेगा कि देवपाल के टाइम पे कहाँ का शासक 5 गांव दान में मांग रहा था जिससे वो नालंदा विश्वविद्यालय में विहार बनवा सके, ये सब चांसेस कम है। बस आपको ये याद रखना है कि वो जावा का राजा था, शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र। तो जावा का एक पुत्र था, मतलब इंडोनेशिया से शासक कोई आ रहा है हमारे यहाँ विहार बनवाने, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हो रखा था। इसके अलावा आपको इस बात से भी पता चलता है कि जो पाल शासक थे उन्होंने उदंतपुरी या उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। ये दांत निकालते हुए कौन जा रहा है, गोपाल। तो ये आपके गोपाल हो गए जो सबसे पहले संस्थापक हैं।
फिर धर्म, धर्मपाल ने कौन कौन से धर्म की काम किया? धर्मपाल ने क्या क्या काम किया? पहला तो किया कि इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। और क्या किया? उसके अलावा एक सोमपुर महाविहार भी बनवाया, सोमपुर में महाविहार, ठीक है, महाविहार बनवाया। फिर आपको दिखेगा कि तीसरे आपके कौन आएंगे? देवपाल आएंगे, ठीक है। अब धर्म की बात करते करते देवता खुद आ जाएंगे। देवपाल क्या करेंगे? देवपाल जो आपका उदंतपुरी है वहीं पे क्या करेंगे? एक बौद्ध मठ बनवा देंगे। तो यहाँ पे ये मठ बनवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब ये विश्वविद्यालय बना रहे हैं, विहार बनवा रहे हैं, तो बहुत सारा इलाका भी देंगे बौद्ध धर्म को, है ना, प्रचार प्रसार करने के लिए और उसके अलावा रहने के लिए भिक्षुओं के। तो आप देखेंगे प्रमोशन काफी कर रहे हैं ये बौद्ध धर्म का। और उस टाइम पे, चाहे वो हम हर्षवर्धन के टाइम की बात करें, हर्षवर्धन के टाइम पे भी आपको मिलेगा कि वेनसांग ने बोला, हर्षवर्धन ने काफी प्रमोट किया बौद्ध धर्म को। उसके अलावा पाल वंश के लोगों को देख रहे हैं, तो इस टाइम पे आपका बौद्ध धर्म का प्रमोशन काफी हुआ। आप देख रहे हैं कि जो विदेशी शासक है, जावा का शासक है, वो कह रहा है कि हमें भी थोड़ा इलाका दे दो, हम भी कुछ काम करवाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से चल रहा है। स्पेशली हम देखेंगे महायान, हीनयान, उसमें से भी महायान जो है वो काफी ज्यादा दूर दूर तक फैल रहा था, ठीक है। यहीं से आप देखेंगे कि जैसे बाहरी आक्रमण आना चालू होगा, है ना, जैसे अभी तो आप देखेंगे पाल, प्रतिहार और जो आपके राष्ट्रकूट है, ये तीनों क्या है? युद्ध में लगे रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब बाहरी आक्रमण आना चालू होगा तो वो देखेगा कि यार नालंदा विश्वविद्यालय काफी ज्यादा फेमस है, विक्रमशिला काफी ज्यादा फेमस है। तो आपका जो बख्तियार खिलजी एक मुस्लिम रहता है, वो क्या करता है? पूरे नालंदा में आग लगा देता है, लाइब्रेरी जला देता है, पूरा नष्ट कर देता है नालंदा विश्वविद्यालय। तो उस टाइम पे ये अपने पीक में चल रहा होता है और उसी टाइम पे फिर आके पूरे नष्ट कर देते हैं आक्रमणकारी जो आते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये चीजें मतलब अपने पीक पे कैसे पहुंची, क्योंकि पाल राजा ने काफी प्रमोट किया। अब जब पाल राजा, कोई राजा ही काफी ज्यादा उनको पैसे भी दे रहा है, दान भी दे रहा है, उनके लिए विश्वविद्यालय भी बनवा रहा है, तो आपको भी पता है प्रचार प्रसार होगा। और उस टाइम पे आप देखेंगे कि नालंदा, विक्रमशिला, ये सब शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। जैसे एक टाइम पे सिकंदर के टाइम पे तक्षशिला आपका फेमस हुआ करता था शिक्षा के लिए, सेम ऐसे ही आपके कुमारगुप्त के बाद जैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय बनता है, तो हर्षवर्धन के टाइम पे, पाल वंश के टाइम पे, इन सब के टाइम पे नालंदा विश्वविद्यालय काफी ज्यादा पीक पे रहता है, बहुत ज्यादा फेमस रहता है, शिक्षा का मुख्य केंद्र रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है ना। टाइम याद रखना है कि हम तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात कब कर रहे होते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कब कर रहे होते हैं। अगर 4 ऑप्शन में ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आपको फिर क्लिक करना चाहिए कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क है। एक हम ईसा पूर्व की बात करते हैं, एक हम ईसा की बात करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और फिर यहीं से आपको दिखेगा कि कैसे आपका जो बिहार बंगाल वाला एरिया रहता है, वहां पे काफी ज्यादा शिक्षा के केंद्र, मतलब मुख्य केंद्र रहता है शिक्षा का। और धीरे धीरे जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे, है ना, आधुनिक भारत में भी आप देखेंगे कि जो सबसे पहले शिक्षा के मामले में लोग आगे निकलते हैं वो भी आपके बंगाल वाले ही लोग होते हैं। तो ऐसे ही आपको थोड़ा कनेक्ट करना है एक दूसरे से कि कैसे एक इलाका जो है काफी ज्यादा आगे निकलता है शिक्षा के केंद्र में और शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक मिलेगा गौड़ी रीति साहित्यिक विद्या, इसका विकास जो है पाल शासकों के टाइम पे होता है। अब ऐसे जो फैक्ट हैं पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन लूसेंट में लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आपके लूसेंट अगर पुरानी है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी पुरानी लूसेंट है तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, मतलब बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे होंगे, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे मैं बता रही हूँ वो आपको अपने लूसेंट में ही क्या कर लेना है, पेंसिल से लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फिर ये कमेंट आता है कि मैम हमें नई लूसेंट लेनी चाहिए क्या, तो नई मत लीजिए, नई लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास पुरानी है तो आप बस क्या करेंगे, जितने भी हमें एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं, आपको जितने भी लग रहा है कि यार ये फैक्ट हमारी बुक में नहीं है और मैं बता रही हूँ कि वो जरूरी है, तो जरूरी वाले तो सारे लिख लीजिएगा, जबरदस्ती फुल करने की जरूरत नहीं है अपने लूसेंट को। जरूरी जितने भी आपको फैक्ट मिलेंगे आप वहीं पे पेंसिल से लिखते चले जाइएगा, जिससे आप आसानी से एक जगह पे ही सारे फैक्ट लिखे रहें और वहां पे आराम से आप रिवीजन कर लो, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अभी जो आपको ये सारे पीडीएफ हैं वो एक साथ भी मिल जाएंगे, मतलब अलग अलग भी मैंने दे दिए हैं और फिर सब एक साथ भी आपको मिल जाएगा, जिससे आपको ये रहे कि प्राचीन वाला पूरा जो है, जैसे हमारा जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास वो खत्म हो जाएगा अभी 40th लेक्चर में, है ना, 40 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे 40 लेक्चर की पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी एक साथ, व्हाइट पेजेस में दूंगी, जैसे अभी हमारा ये ब्लैक और दूसरा कलर है वैसा नहीं रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, आप चाहें तो निकलवा भी सकते हैं। तो यहाँ मैं पीडीएफ आपको पूरा का पूरा दे दूंगी टेलीग्राम में, तो आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा हम जो आधुनिक भारत वाला पोर्शन कर रहे हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, उसका भी आपको पीडीएफ में देते चली जाऊंगी टाइम टाइम से। याद रखिएगा आपको क्या करना है, चैनल जरूर याद रखना है ना, हमारा जो ब्राह्मी वाला चैनल है, ब्राह्मी एसएससी एग्जाम्स, ये चैनल आपको डाउनलोड कर सब्सक्राइब कर लेना है, जिसके आने वाले टाइम पे जब हम लाइव वहां पे करेंगे क्लासेस, जिस तो आप आराम से नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके और क्लासेस ज्वाइन कर सके, ठीक है। ये अभी हमारा 1-2 लेक्चर और बचा है, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप कॉल, मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।